एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि शरद पवार की गद्दारी की राजनीति इतिहास के बारे में। वो वर्तमान में भी जो इंडिया गठबंधन से गद्दारी करने की पूरी योजना पर काम कर चुके हैं और अनकरीब मौके की तलाश के बाद वो इंडिया गठबंधन से गद्दारी करके वो एनडीए में चले जाएंगे। इसकी पूरी रणनीति वो बना चुके हैं और राजनीति में भले उनको वैज्ञानिक कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता हो, लेकिन दरअसल राजनीति का दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें उसको मक्कार और गद्दार कहा जाता है। जी हाँ, तो जो बातें सामने आ रही है और बाजारों का कयासों का जो बाजार है उस पर अगर हम गौर करें तो स्पष्ट तौर से दिखता है कि फिर शरद पवार एक बार इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को धोखा देकर वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इस बात को करने से पहले आप यह जान लीजिए कि उनका गद्दारी और मक्कारी का इतिहास क्या है। वो लगातार कांग्रेस से गद्दारी करते चले गए और पौदान बढ़ते चलाए गए। वो लगातार अपने पौदान को चढ़ते चले गए। जी हाँ, वही उनकी राजनीतिक इतिहास गद्दारी से भरी पड़ी हुई है। सन 1977 में जब कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी और कांग्रेस में कांग्रेस यू और कांग्रेस आई दो गुटों में बट गई थी, तो उस वक्त में सबसे कम उम्र के एमएलए बनने वाले शरद पवार ने इंदिरा गांधी को धोखा देकर उन्होंने कांग्रेस यू का साथ दे दिया और उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो मुख्यमंत्री बन गए। जी हाँ, सबसे कम उम्र का अगर किसी को मुख्यमंत्री बनने के महाराष्ट्र में सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो शरद पवार जी थे। जी हाँ, तो गद्दारी की शुरुआत 1977 से उनकी लिखी जाने लगी, जो एक बार की नहीं वो बढ़ते चले गई और उन्होंने कितनी गद्दारी की वक्त। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा अभी वर्तमान की गद्दारी कहाँ तक है, इसकी सच्चाई, इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए उनका गद्दारी के इतिहास। 1977 के बारे में मैं आपको बता चुका। 78 में उन्होंने जनता पार्टी की सरकार सहयोग से सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद वो जब राजीव गांधी 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस वक्त में उनसे बात करके उसको कांग्रेस में वापसी कराई और वो फिर से कांग्रेसी हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जिस समय में राजीव गांधी बड़ी प्रचंड सीटों के साथ केंद्र में सत्ता में उनकी वापसी हुई थी, वो केंद्र में आए थे तो वो सत्ता में बने रहना चाहते थे। वो ताकत को पहचानने में माहिर है, वो तुरंत जो है राजीव गांधी के साथ हो लिए। लेकिन जब बात आगे बढ़ी और 1999 में जब सोनिया गांधी को लोकसभा के तमाम सदस्य ने उनको नेता चुन लिया, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया, तो सबसे पहले शरद पवार फिर गद्दारी में उतर गए और उन्होंने पी संगमा और तारिक अनवर के साथ गद्दारी करते हुए एक नई पार्टी की गठन की, जो अभी तक एनसीपी के रूप में जाना जा रहा है। अब उस पर भी संशय बने हुए हैं। जी हाँ, और फिर से गद्दारी वो करके चले गए। सिर्फ कांग्रेस से गद्दारी करने की अगर इतिहास होती तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन वो मक्कारी और गद्दारी का एक लंबा फेरिस्त लेकर घूमते चले गए और लगातार पौधान पर बढ़ते चले गए। जी हाँ, बताया तो यह भी जाता है कि अजीत पवार के जो बेटे चुनाव हारे उसमें प्रमुख भूमिका जो है शरद पवार और सुप्रिया सुले के सामने आ रहे थे। यह बात अजीत पवार अच्छी तरह जानते हैं। यूं ही अजीत पवार जो गद्दारी के जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उस गद्दारी का स्क्रिप्ट तमाम पर पैतरे उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से ही सीखा और शरद पवार से तमाम जो है राजनीतिक गद्दारी और मक्कारी का जो विष अपने अंदर में पेवस किया, उसी का जो आजमाइश और उसी की सब बातों को इंप्लीमेंट वो शरद पवार के साथ में करते हुए दिख रहे हैं। इसको गद्दारी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। यूं तो अजीत पवार पहले भी गद्दारी करके गए थे, उसके बाद फिर दोबारा किए, तो वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते में शरद पवार चलते चले गए और वो पौधान जो है चढ़ते चले गए। तो क्यों नहीं अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं
उनको भी देखने का हक तो बिल्कुल है कि इसकी पृष्ठभूमि तो शरद पवार ने ही तैयार की थी। जी हाँ, जब वो अपने भतीजे के बेटे को हराने के लिए अपने स्तर तक जा सकते हैं, और जब बात आई अपने भतीजे को अपने जगह देने का, तो उन्होंने अपने बेटी का साथ दिया और उन्होंने अपने भतीजे को उस वक्त में धोखा दिया। उनकी एक लंबी है हिस्ट्री, और वो जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तालमेल करने की कोशिश करते हैं, वही एक गद्दारी और मक्कारी का एक स्क्रिप्ट है। यह मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सन 2017 में जब वो गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ कर दिया करते थे, तो उस वक्त में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उस वक्त में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनते चली गई कि शरद पवार का वर्तमान की जो सरकार है नरेंद्र मोदी, उसके साथ भी संबंध है और विपक्षियों के साथ भी संबंध है, क्योंकि शरद पवार को मालूम है कि उनका वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाता है। इसीलिए वो अपने वोट बैंक को भी बचाना चाहता है विपक्ष के बहाने, और सत्ता पक्ष के आनंद भी लेना चाहता है। और जब नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार की जो तारीफ की, तो यूं ही तारीफ नहीं की, उसके पीछे कुछ ऐसे मैसेज थे जो लगातार शरद पवार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम करते हैं। एक लंबी फेहरिस्त है। जी हाँ, तो इस तरह से जब गद्दारी का स्क्रिप्ट वो लिखते चले गए और उसी रास्ते पर जब अजित पवार चले, तो जो रिजल्ट आपके सामने है, आज वो फिर हाशिए पे चले गए हैं और उनकी एनसीपी फिर जो है एक समय में संकट के उस बादलों में पहुंच गए हैं जहां से निकल पाना उसके लिए मुश्किल भरा है। और फिर उन्होंने जब देखा, तो जब इंडिया गठबंधन बनी, अब मजबूत गठबंधन है, बनने की तैयारी हो चुकी है, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ हो ली। लेकिन उनका जो तालमेल है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बनता चला गया और वो नरेंद्र मोदी के चहेते बने गए। तो याद करने की जरूरत है कि शरद पवार जब राहुल गांधी अडानी को लेकर पूरे प्रखर थे, पूरे मुखर थे, उसके विरोध की डंका बजाए हुए थे, उस वक्त में शरद पवार ही थे जो सामने आए और उन्होंने अडानी का पक्ष में बयान दिया। ये कौन सी राजनीति है? इसको राजनीतिक गद्दारी नहीं कहेंगे, राजनीतिक मक्कारी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? और फिर इधर इंडिया गठबंधन बनने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया, एक अवार्ड लेने के चक्कर में फिर जब चले गए वहां पर, तो बड़ा दिलचस्प किस्सा नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे जो इस वक्त प्रतिष्ठा का सीट लेके चल रहे हैं, प्रतिष्ठा का मान सम्मान लेके चल रहे हैं, को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती है। जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एलाई था, उसका गठबंधन था, बावजूद उद्धव ठाकरे इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सबसे विरोध में महाराष्ट्र में उठने वाला पार्टी में उनका नाम है। उनके मना करने के बावजूद भी शरद पवार नहीं माने और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार इंडिया जो गठबंधन है उसकी जो बैठक है वो महाराष्ट्र में ही होने वाली है, और इसके पहले जो तैयार की जा रही है पृष्ठभूमि, उसको लेकर चर्चा का विषय गर्म है। और जब अजित पवार से 3.5 घंटे बैठक होती है, तो कौन सी बात उनके रिश्तेदारी में होती है? जब शरद पवार निकलते हैं तो कहते हैं कि उनके वो भतीजे हैं और आपस में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल है कि 3.5 घंटे कौन से पारिवारिक मुद्दे पे बातचीत हुई? यह बात शरद पवार बोलने से बच गए। दरअसल बताया जाता है कि कांग्रेस के एक नेता ने जो सवाल खड़ा किए कि इस वक्त में शरद पवार को कृषि मंत्रालय के साथ साथ नीति आयोग का भी अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया है और सुप्रिया सुले के लिए भी अच्छा पद की जो है जुगाड़ बैठाया गया है। शरद पवार बाहर निकलते हैं, सुप्रिया सुले निकलती है, तो बात सामने आती है और वो फिर वही इंडिया गठबंधन के तरफ अपना रुख करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वोट बैंक की जो जुगाड़ है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उनका बिल्कुल नहीं बनेगा। इसकी जानकारी शरद पवार को अच्छी तरह है। वैसे तो शरद पवार महाराष्ट्र में पूरे पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं है। बताया जाता है कि वो 3.5 जिले में उनका बहुत लंबा पैठ है, वही उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की मेन भूमिका है। इसी 3.5 जिलों में जब उनकी पैठ बनती है
और उसके बाद लगातार उनके पास जो बिजनेस का एसेट है, ये लगातार उनके पास जो प्रॉपर्टीज है वो काफी बड़ी है। वो बड़ा बिजनेसमैन है। उनकी चीनी की मिलें बताई जाती है। जी हाँ, तो क्या इसी तरह से शरद पवार जो राजनीति में गद्दारी करते चले गए, मकारी करते चले, आगे बढ़ते चले? अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन करें तो शरद पवार का आरएसएस के साथ गहरा संबंध है और वो लगातार उससे तालमेल करते हैं। उनको फंडिंग तक करने की जो रिपोर्ट है वो मीडिया के सामने में पहले भी आई है। इसकी अंदर की सूचनाएं लगातार प्राप्त हुई है कि शरद पवार आरएसएस को फंडिंग तक करते हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना कि शरद पवार राजनीति में मक्कारी और गद्दारी के साथ आगे बढ़ते चले गए। यही वजह है कि सरकार किसी की भी रहे, उनका तालमेल बैठ ही जाता है। वो दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं। और इस वक्त में जो बात कहने जा रहा हूं वो बड़ा स्पष्ट है कि वो इंडिया गठबंधन से समय के तकाजे के बाद गद्दारी करने वाले हैं। इसकी पूरी स्क्रिप्ट वो लिख चुके हैं। जी हाँ, समय का इंतजार है तो सिर्फ 4 राज्यों का चुनाव का। अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन करें तो शरद पवार चारों राज्य के चुनाव का इंतजार में है। और इस राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस बहुत अच्छा कर दी, निश्चित तौर पर मानिए कि वो कांग्रेस से गद्दारी नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन से गद्दारी नहीं करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। लेकिन यदि कांग्रेस का इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो सबसे पहले जो है गुलाटी मारने का काम करेंगे इंडिया से, तो वो शरद पवार जी है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। 3.5 घंटों की बातचीत और लगातार अजित पवार का उनसे मुलाकात। पहले तो उनसे यूं ही मुलाकात जो हुई थी उसके बारे में लगातार मुलाकातों का दौर जब चल गया तो शक की सुई तो बन ही जाती है। जी हाँ, इस पूरी स्क्रिप्ट के बाद यानी 4 राज्यों के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर शरद पवार गुलाटी मारेंगे। ये किसी से छुपी बातें नहीं रह गई। कांग्रेस को इस चीज की अच्छी सी जानकारी है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को शरद पवार की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे बताया जाता है कि दरअसल उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस की जो तालमेल है वो सिर्फ शरद पवार ने ही तैयार की थी और शरद पवार अंदर खाने से पूरी सरकार को संचालित करने का काम कर रहे थे। यानी उद्धव ठाकरे जो फंसे हैं उसके फंसने के पीछे भी कारण जो है शरद पवार ही बताए जाते हैं। सिर्फ शरद पवार अपने लोगों, सिर्फ पार्टी से नहीं, अपने लोगों को भी गद्दारी करते चले गए। अभी वर्तमान में जब नवाब मलिक जेल से बाहर आए तो कभी उनकी हिमाकत नहीं हुई कि वो अपने नेता से मुलाकात करें। लेकिन अजीत पवार को और उनके जो दूसरे दलों को, प्रफुल्ल पटेल जो अजीत गुट के माने जाते हैं, तमाम लोगों ने मंत्री के साथ में जो है आपसे नवाब मलिक से भेंट की। जी हाँ, नवाब मलिक से भेंट की और यही समझ में आती है कि वो अपने नेताओं के साथ भी गद्दारी करते हैं। समय के अनुकूल वो पूरी तरह से गद्दारी और मक्कारी का एक पूरा स्क्रिप्ट है। ये बात कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल को लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से शरद पवार का महिमा मंडन किए थे, उसी महिमा मंडन के डर से कांग्रेस थोड़ी सहमी हुई थी। वो इस वक्त में उद्धव ठाकरे को खोना नहीं चाहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी मिलकर भी लड़ेगी तो वहां पर महाराष्ट्र में भारी तो बन ही जाएगी। क्योंकि जो शरद पवार की जो वोट बैंक है वो कांग्रेस में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तो उद्धव ठाकरे लगातार सेंधमारी कर ही देंगे। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो बातें आगे बढ़ी है उसमें यह बात सामने आया कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कहा कि ना भाजपा और ना कांग्रेस आप अलग से लड़िएगा, तो उसकी भी स्क्रिप्ट जो है वो राज ठाकरे तैयार कर रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा जो लोकसभा का सीट है 48 सीट वो महाराष्ट्र ही पाया जाता है। तो गद्दारी के पहला इंडिया का स्क्रिप्ट वो शरद पवार लिखेंगे और सिर्फ 4 राज्यों के चुनाव का इंतजार में बैठे हुए हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। जो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें